डिस्कस करने वाले हैं कि पोल की कंक्रीटिंग क्यों की जाती है, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोल की कंक्रीटिंग करना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जब हम पोल्स को लगाते हैं तो वो आधी तूफान आने पे गिरने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण उसकी कंक्रीटिंग की जाती है। अब यह किस प्रकार से की जाती है, तो इसके लिए आप एक फिगर यहाँ पे मैं दिखाया है, स्क्रीन पर है। ये 1:4:8 के रूप में ये कंक्रीटिंग, सीमेंट, बालू, कंक्रीट, ये इतना मिला करके इसमें मफिंग करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मफिंग। ये इधर से भी देखिए, ये मफिंग होती है और ये पत्थर लगाया जाता है नीचे 450 mm का। तो ये ऐसा होता है कुछ, जैसे ये पोल हो गया, पत्थर इतना चौड़ा होता है, ये ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ये ज़मीन के अंदर मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है पोल को। पोल अगर आधी तूफान आए या उस पर लाइनमैन चढ़े तब भी वो हिले ना, गिरने की संभावना कम से कम रहे, इसलिए इसको लगाया जाता है। ये टोटल जो होता है, ये जीएल से, ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर नीचे तक होता है। ठीक है, तो चलिए अब अर्थिंग को देखते हैं। जो हम लाइन बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन, कोई भी लाइन जब हम बनाते हैं तो उसकी हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग इसलिए आवश्यक है कि कोई भी फॉल्ट जनरेट होता है तो लाइन पोल पर या फिर आपके जो पूरी लाइन है उसमें कहीं भी लीकेज हो रहा है तो अर्थिंग उसको क्या करती है, उस लीकेज को ग्राउंड कर देती है, जिसके कारण वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे लीकेज हो रहा है वो जीरो हो जाता है, और वहाँ पे कोई यदि टच करता है तो उसे शॉक नहीं लगता है। और साथ में इससे हमारा मैकेनिक जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो भी प्रभावी रूप से कार्य करता है। तो अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो अर्थिंग की जाती है लगभग 2 किलोमीटर पे की जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल अर्थिंग जो बनाई जानी चाहिए 1.609 किलोमीटर, मतलब 1 मील पर बनाई जानी चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो या फिर ट्रांसमिशन लाइन हो। और अब जो हमारा ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इसके अनुसार जो हमारी जो दूरी है ये 1.609 किलोमीटर, इतनी दूरी में क्या आप एक अर्थिंग बनाएंगे? नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि एक अर्थिंग बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा इतने दूरी में 1, 2, 3, 4 पोल आ गए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हमारी 1.609 किलोमीटर हो गई। तो हम यहाँ पे इस पोल पे अर्थिंग बनाएंगे, इस पोल पे अर्थिंग बनाएंगे, इस पोल पे भी, इस पोल पे भी बनाएंगे। सपोज ये दूरी आपकी, ये जो है ये 1.609 किलोमीटर है, और इसके बीच में एक पोल यहाँ आया, एक पोल यहाँ आया, एक पोल यहाँ, 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 यहाँ। तो अब ढेर सारे पोल आ गए इतने दूरी के बीच में। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पर हमारा जो पोल होगा वो लगभग तीसरा चौथा पोल हम अर्थ हिट करते हैं। ठीक है, गई होगी कि जो टोटल दूरी है उस दूरी में हमें 4 जगह पे अर्थिंग बनानी है। अब अर्थिंग कौन सी करनी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अर्थिंग कई प्रकार की होती है जो आपको पढ़ाया भी गया होगा और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली अर्थिंग जो है वो है आपकी पाइप अर्थिंग, दूसरा प्लेट अर्थिंग, उसके बाद में आती है स्ट्रिप अर्थिंग, ठीक है, वायर अर्थिंग। ये जो 3-4 टाइप का जो अर्थिंग मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा यही सब यूज होता है। स्ट्रिप अर्थिंग पहाड़ी इलाकों में यूज होती है, जहाँ पे एसी वगैरह जो हम लगाते हैं वहाँ पे भी स्ट्रिप अर्थिंग यूज करते हैं। वायर अर्थिंग ये पथरीली ज़मीन के लिए होता है और ये बलुई ज़मीन में भी लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा पोल है, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोल है। अब 8 पोल है, ये दूरी हमारी जो है वो है 1.609 किलोमीटर। अब इसमें 4 जगह अर्थिंग करना है, तो हम इस अर्थिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक अर्थिंग यहाँ पे करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और एक अर्थिंग यहाँ पे करते हैं, और शेष जो 2 अर्थिंग बचेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोल है, तो एक पोल यहाँ पे कर देंगे और एक पोल यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि लगभग हम प्रयास करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो ये अर्थिंग जो प्रॉपर तरीके से पूरी लाइन में
वर्क कर पाएँ। ये अर्थिंग नीचे को दिखाते हैं, हम यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए नहीं दिखाए पे, वैसे ये पूरी अर्थिंग नीचे ही की जाती है। तो अब यहाँ पे अर्थिंग कौन सी होती है, ये अर्थिंग जो होती है पाइप अर्थिंग होती है, ठीक है। ये पाइप अर्थिंग यूज करते हैं इस लाइन को बनाने में, और इसका डायमेंशन क्या है वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। आपका जीआई पाइप है, ठीक है। ये जीआई पाइप टोटल लगभग ये 2.9 मीटर का होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर हम मान के चलते हैं, 3 मीटर लंबाई का होता है। साथ में इसकी जो मोटाई होती है, तब इसका जो व्यास होता है ये 40 mm का होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस आपकी पड़ती है 2.9 mm, ठीक है। कितना होता है 2.9 mm। थिकनेस क्या है, जैसे हमारा ये आपका ये पाइप है, पाइप की जो ये मोटाई होती है ये वाली, इसी को बोलते हैं थिकनेस। तो इतना मोटा होना चाहिए, ये इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क कर पाएगा। अब ये कहाँ पे लगाया जाएगा, बात ये आती है। जैसे सपोज ये पोल है, ठीक है, ये वाला ये आपका पोल है, यहाँ से जो अर्थ वायर है ये 60 सेंटीमीटर नीचे, ये जीएल लाइन है। एक मिनट थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, आपको यहाँ समझा देते हैं। जैसे ये पोल है, ठीक है, और ये जीएल है, ये ग्राउंड लेवल है। अब इसके बाद में बात ये आती है कि अर्थिंग हम बनाएंगे कहाँ पे, क्या पोल के जस्ट पास में ही बना देंगे, या फिर पोल से कितना दूरी पे बनाएंगे, और वहाँ से वायर कौन सा लाएंगे, कितने SWG का होगा। तो वो वायर जो होगा वो 8 SWG का होगा, जो हम पाइप से जोड़ करके लाएंगे इस पोल पे, जो इंसुलेटर है, जो क्रॉस आर्म है, उसको अर्थ हिट करने के लिए। लेकिन अब बात फंसती ये है कि जो हमारा पाइप अर्थिंग बनेगा वो इस पोल से कितना दूरी पे बनेगा, ठीक। तो इस पोल से जो पाइप अर्थिंग बनती है वो मिनिमम आपकी जो डिस्टेंस होगी, वो मिनिमम डिस्टेंस आपकी कितनी होगी इस पोल से, ये होती है 3 मीटर, ठीक। यहाँ पे हम बनाएंगे पाइप अर्थिंग, और इससे ये जो ग्राउंड लेवल है पोल का, यहाँ पे बना लेते हैं ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये पोल ऊपर है, अब ज़्यादा समझ में आएगा। पोल का ग्राउंड लेवल है, और ये आपका पाइप अर्थिंग है ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ से 60 सेंटीमीटर नीचे हम यूज करते हैं 8 SWG का वायर, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या, तो अब यहाँ पे इस पाइप अर्थिंग का जिसमें जो मटेरियल यूज होगा इस पूरे पाइप अर्थिंग में, उसकी लिस्ट है। तो 40 mm GI पाइप रहेगा, ये कितना रहेगा 2.5 मीटर, यहाँ पे दिया हम कितना बताए हैं 3 मीटर आप लेंगे, ठीक है। इसकी लंबाई और भी बढ़ सकती है, जैसे अगर वहाँ की ज़मीन बहुत ही पथरीली हो, और वहाँ की ज़मीन बलुई हो तो लंबाई और बढ़ाएंगे, और वहाँ पे नमी कम हो तब भी लंबाई हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद में आपका 8 SWG GI वायर यूज होगा, 2 किलोग्राम लगेगा, ये याद रखेंगे। GI लगेगा, लग कहाँ पे लगता है, इससे पाइप जो हमारा पाइप है ये, इसमें इस तरह से स्ट्रिप टाइप का होता है, ये वायर को जोड़ने के लिए लग यूज करते हैं। और उसके बाद GI बोल्ट 10 mm व्यास का, 32 mm लंबा, नट वाशर सहित लगेगा 2, साल्ट लगेगा, चारकोल लगेगा, सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 का लगता है। ये इसको ग्राउंड लेवल पर जाम करने के लिए लगता है। इसे ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे जो ऊपर आएगा लगेगा, तो इसको जाम करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट कंक्रीट। अब इसके बाद में आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है। यहाँ पे आपको ये देखना होगा, और सीरियसली आप इसको पढ़िए। इसमें क्रॉसिंग्स हैं, जैसे नदी की क्रॉसिंग हो गई, रोड की क्रॉसिंग हो गई, रेलवे लाइन की क्रॉसिंग हो गई। तो इन सब क्रॉसिंगों पर हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है या फिर अंडरग्राउंड लाइन है, वो लगाते समय क्या क्या ध्यान रखना है, और वहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक। चलिए सबसे पहले
अब जैसे हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो नदी को पार कर रही है, रेलवे लाइन को पार कर रही है, या फिर रोड को पार कर रही है, या कभी कभी ऐसी बात आती है, अब तो वो ज़माना ख़त्म हो गया टेलीफोन लाइन की क्रॉसिंग वाला, तो इसको हम स्किप कर देंगे, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पहले होता था। या फिर अदर इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइंस, जैसे कोई पहले लाइन जा गई है, उसके बाद दूसरी लाइन बिछाई जा रही है, वो उसके ऊपर से जा रहा है। तीसरी बात आती है आपकी बिल्डिंग। हो सकता है कि कोई जो उपभोक्ता है वो मकान बनाया है, उस समय लाइन वहाँ पे नहीं लगी थी, बाद में ज़रूरत पड़ गई, लगाना पड़ गया, तो उसके छत के ऊपर से ले जाना पड़ा। या फिर ऐसा भी होता है कि जो बिल्डिंग होती है वो बाद में बन गई हो, लाइन पहले लगाई गई हो। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि वहाँ पे क्रॉसिंग्स होती हैं, वो क्रॉसिंग्स में क्या सावधानी आपको रखनी है वो देखना होगा। और टेलीफोन लाइन की बात आती है तो प्रेजेंट टाइम में फाइबर ऑप्टिक्स का जो केबल, अंडरग्राउंड केबल बिछ रहा है, गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है, सिटी तक। तो उस कंडीशन में जब हम अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वो फाइबर ऑप्टिक्स वाली केबल वहाँ के आसपास में कहीं पे मिल जाए, हमें उसको क्रॉस करना हो तो वहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो ओवरहेड लाइंस हैं उसको क्रॉस करते समय ज़्यादा ध्यान सावधानियाँ बरती जाती हैं, अंडरग्राउंड में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए हम एक एक करके आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम कैसे करेंगे। जैसे कोई छोटी नदी है या फिर बड़ा नाला हो, तो उस कंडीशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो लगा रहे हैं 11 केवी की है, तो उसको पार करने के लिए वहाँ पे दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ या नाले के दोनों तरफ, सपोज ये आपका नाला है या फिर नदी मान लीजिए इसको, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसमें से पानी बह रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि जो डबल पोल स्ट्रक्चर होते हैं, डबल पोल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक, ऐसे देखिए यहाँ पे ये होता है डबल पोल स्ट्रक्चर, ब्रेसिंग लगी होती है यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो ये डबल पोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, और इसमें हम पार करते हैं। इससे मैकेनिकल बैलेंस अच्छा होता है। साथ में ये ध्यान रखेंगे कि इनकी जो हाइट होगी वो मिनिमम कम से कम आपकी कितनी होनी चाहिए, 12.4 मीटर हाइट वाले खंभे यूज करने चाहिए। और क्या ध्यान रखना है आपको, जो नदी है, ये जो नदी है, ये इसमें सपोज ये वाटर लेवल है, इस वाटर लेवल से आपका खंभा यहाँ पे है, ये इंसुलेटर मान लीजिए लगा है, ये खंभा है, इंसुलेटर है, ये तार ऐसे जा रहा है। तो ये जो तार है, दूसरा तार है, ये तीसरा तार है, ठीक। तो सबसे निचले वायर से, ये जो है सबसे निचला वायर ये वाला है, इससे और इस वाटर लेवल से मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो 4.5 मीटर होनी चाहिए, क्लियरेंस बोलते हैं इसको, इतना होना चाहिए। और जो हम पोल लगाएंगे वो पोल ऐसी जगह पे लगाएंगे, सपोज ये आपकी नदी, सिट, ये ऐसे है, ठीक। तो पोल किस जगह लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर सबसे कम स्पैम मिले नदी का, यहाँ कम मिल रहा है तो पोल हम यहाँ पे लगाएंगे। और यह स्थिति ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि यदि आसपास में कहीं पुल हो या फिर जो पुल क्रॉस कर रहा हो नदी को, तो ऐसी जगह लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर आता है, क्योंकि पुल जो बनता है वो सर्वे करके बनाया जाता है, तो उस जगह लगाएंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि बाय द वे अगर नदी का मार्ग ये थोड़ा सा चेंज भी होता है तभी हमारा जो खंभा है वो गिरने की कंडीशन में ना रहे, या फिर वहाँ पे जल जमाव हो जाए और वो खंभे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हिल जाए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या फिर ऐसी कंडीशन हो कि वहाँ पे पोल नहीं लगाया जा सकता, तो हम नदी को पार करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, स्टील टावर, ठीक। ये ज़्यादा मजबूत होते हैं स्टील टावर। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपको क्या बात ध्यान रखना है कि यदि 11 केवी की लाइन है तो उस कंडीशन में 12.4 मीटर लंबाई का खंभा यूज करना है, जहाँ पे नदी की क्रॉसिंग कम से, जो स्पैम है वो कम से कम हो उसका, और
नदी के जल से हमारा जो निचला कंडक्टर है उसकी मिनिमम जो क्लियरेंस है वो 4.5 मीटर होना चाहिए। ठीक, अब रेलवे क्रॉसिंग की बात कर लेते हैं। तो इसका नियम क्या है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार इसमें ये ध्यान रखना होता है रेलवे क्रॉसिंग में कि यदि हमारी रेलवे क्रॉसिंग जैसे ये है, ठीक है, ये रेल पटरी है और हमारी लाइन इधर से आ रही है, इधर से होते होते और इधर जाना है इसको, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि रेलवे लाइन को हमेशा जो हमारा पोल होगा, ये हमारी लाइन ऐसे टेढ़े आ रही है और इधर इसको जाना है, तो हमें ऐसा नहीं करेंगे कि एक यहाँ ऐसे टेढ़े पार करेंगे, नहीं। हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी ये रेलवे लाइन है, ये हमारा लाइन आ रही है तो इस लाइन को सीधा कर लेंगे, यहाँ पे प्रयास करेंगे। अगर नहीं होगा तो उसके लिए भी नियम है, इसको हमें 90 डिग्री पे पार करना होता है। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन नहीं बन पाती है तो हमारी मजबूरी जब रहेगी तो उस कंडीशन में हम 30 डिग्री एंगल पे भी लाइन को पार कर सकते हैं, रेलवे लाइन को। ठीक, और क्रॉसिंग पर हमेशा स्टील पोल यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम आरसीसी पोल यूज करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि आरसीसी पोल टूट फूट हो सकती है, तो टूट फूट होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण हम आरसीसी पोल कम से कम यूज़ करते हैं। अगर यूज़ भी कर लिए तो उस कंडीशन में हमें उसके साथ में आरसीसी पोल यूज़ कर लिए तो यहाँ पे इसलिए वायर की पर्याप्त व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। ठीक, और रेलवे लाइन के मध्य लाइन आधार की जो दूरी है वो लगभग 3 मीटर होना चाहिए। एक मिनट मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, ये रेलवे लाइन और ये इसका मिडिल पॉइंट है। ठीक, तो हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे हम रेल लाइन को क्रॉस करवा रहे हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, हम क्रॉस करवा सकते हैं, तो इस दशा में हमें ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट से हमारा जो खंभा होगा इधर वाला वो 3 मीटर दूरी पे होना चाहिए, मिडिल पॉइंट से, यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक, और ये भी ध्यान रखना है कि जो खंभे की हाइट है वो ग्राउंड लेवल से जितना रहता है, मतलब ऊंचाई, सपोज हम 12 मीटर खंभा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड से इसकी हाइट जो होगी वो लगभग 9 मीटर आती है गाड़ने के बाद में। तो ये 9 मीटर, मतलब इस पॉइंट से अगर हमारी रेल पटरी ऊंचाई, यहाँ पे खंभा लगा रहे हैं तो ये गड्ढा है थोड़ा इधर और रेल पटरी ये ऊंचाई पे है। ठीक, तो हमें ये प्रयास करना है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस 9 मीटर मिल रहा है, ये वाला, ये 9 मीटर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा आपको, ये यहाँ से इस वायर में होना चाहिए। मतलब ये खंभा लगा दिया, आप खंभे से जो वायर ले जाएंगे तो इस पॉइंट से अगर हम नापें यहाँ से, तो यहाँ 9 मीटर होना चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक, ये बात है। अब इसके बाद बात आती है कि हम स्पैन कितना रखेंगे। स्पैन समझ रहे होंगे आप, ये होता है स्पैन। तो स्पैन क्या है, कितना रखें? नॉर्मल जो हमारा स्पैन होता है उससे 80%। नॉर्मल हमारा स्पैन, सपोज अगर हम लाइन जो बना रहे हैं वहाँ पे 80 मीटर रख रहे हैं, तो यहाँ पे 80 मीटर को 100% मान चलिए, हम सिंपल कर लेते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहेगा। वो आपका कितना यूज हो रहा है, 100 मीटर का स्पैन है दोनों पोल के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब लाइन को क्रॉस करवाएंगे तो इस दशा में हम 80 मीटर का स्पैन रखेंगे दोनों खंभों के बीच में। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा कंडक्टर ज़्यादा स्पैन देने से थोड़ा सैग आ जाता है, तो वो सैग से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए स्पैन यहाँ पे कम कर देंगे। आगे नेक्स्ट रूल है आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार, अब जो हम ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इस क्रॉस करेंगे तो इधर पोल लगाएंगे, इधर पोल लगाएंगे, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अब और भी क्या व्यवस्था करना है यहाँ पे, और व्यवस्था ये करना है कि जो हम ये कंडक्टर, ये हो गया आपका लाइन वाला,
इसके बाद में हम वहाँ पे स्टे वायर लगाएंगे इन दोनों खंभों में, ठीक। साथ में प्रोटेक्शन लूप लगाएंगे। प्रोटेक्शन लूप ये क्या होता है, जैसे इधर से RYB आए हैं तो इसके नीचे से ऐसे यहाँ पे जाली टाइप का बना देते हैं कि अगर बाय द वे आने वाले फ्यूचर में कभी कोई अगर यहाँ से तार टूटता है तो ये इसी पे अटक जाए आके। प्रोटेक्शन लूप। और हमारा जो वायर हम कंडक्टर यूज़ करेंगे उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 5 kg से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा चलेगा। बियरर वायर 6 SWG का यूज़ करना चाहिए। क्रॉसिंग वायर 8 SWG और स्टे वायर 7/10 SWG का, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक। तो और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी आप जोड़ नहीं लगाएंगे जो वायर ले जाएंगे कि बाय द वे जो हम कंडक्टर ये यूज़ करते हैं, कंडक्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया और हमारी ये लाइन है, तो ऐसा नहीं कि यहीं पे हम जोड़ लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे जोड़ नहीं लगाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ इधर कोई भी पार करते वक्त यहाँ पे जोड़ नहीं होना चाहिए लाइन कंडक्टर में। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 80 के अनुसार यदि हमारा जो रेल भवन है उससे जो क्लियरेंस है, ये मान लीजिए रेल भवन है और ये आप लाइन लगा रहे हैं इधर ले जा रहे हैं, तो इनका जो क्लियरेंस है ये इसके सबसे लो वाले लेवल से वो क्लियर रहना चाहिए। इस रूल के अनुसार मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए। और इसके बाद बात आती है कि अब मिनिमम क्लियरेंस कितना रखेंगे ओवरहेड लाइन और रेल लाइन के बीच में जो निम्न दूरी है वो कितना रखेंगे, इसको हम टेबल की सहायता से देखते हैं। चलिए, तो देखने से पहले आपको थोड़ा बता दूं कि जो हमारी रेलवे लाइन है वो दो टाइप की होती है, एक होती है ब्रॉड गेज, एक होती है नैरो गेज। ब्रॉड गेज का मतलब होता है बड़ी लाइन जिसमें दोनों रेल पटरियों के बीच में दूरी ज़्यादा होती है, उसको ब्रॉड गेज बोलते हैं। नैरो गेज होता है छोटी लाइन, उनके बीच की दूरी कम होती है और इस पर छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। और बड़ी गाड़ी जो गेज है उस पर सभी ट्रेनें सभी ट्रेनें का मतलब स्पेशली इसे जो सुपर फास्ट है और फास्ट है ये ट्रेनें चलाई जाती हैं, इसको बड़ी लाइन भी बोलते हैं। तो बड़ी लाइन जो होती है वो हमेशा बड़े शहरों को जोड़ती है और छोटी लाइनें हम बना देते हैं छोटे शहरों को जोड़ने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे जो ब्रॉड गेज है स्टेशन के अंदर और स्टेशन के बाहर दो स्थिति होगी। अगर 11 kV की लाइन हम वहाँ पे लगा रहे हैं तो स्टेशन के अंदर 10 मीटर की क्लियरेंस होना चाहिए। अब ये कैसी बात हो गई, ये ग्राउंड लेवल है, ये हमारा पोल का आधार है और स्टेशन का ये साइड है मान लीजिए, ठीक है। तो अब हमारा जो लाइन का क्लियरेंस है, मतलब ये वायर सपोज हम यहाँ पे 1 2 3 RYB वायर लग गए, तो ये वाला क्लियरेंस कितना होना चाहिए इस कंडक्टर से, ये होना चाहिए 10 मीटर, ये ध्यान देना है आपको। और 7.6 मीटर स्टेशन के बाहर रहना चाहिए। 11 kV से अगर 33 kV तक का लाइन है, मतलब 11 kV से ऊपर है और 33 kV तक रहेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टेशन के अंदर तो 10 मीटर रखेंगे यहाँ पे और स्टेशन के बाहर 7.6 मीटर रखेंगे। और 33 kV से जब ऊपर जाएगा तो उस दशा में स्टेशन के अंदर थोड़ा बढ़ जाएगा और बाहर भी बढ़ जाएगा, बाहर 7.9 हो जाएगा, स्टेशन के अंदर 0.3 मीटर और बढ़ जाएगा। अगर नैरो गेज की लाइन है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 8.6 मीटर स्टेशन के अंदर और 6.3 मीटर स्टेशन के बाहर। 33 यहाँ जो 11 kV से 33 है तो 8.8, 6.4 मीटर, 9.1 33 और 66 kV के लिए 6.7 मीटर। ये क्या चीज़ है, ये यही चीज़ है कि जो लाइन है ये सपोज ये ब्रॉड गेज लाइन है, ये वैसे इसको हम चलो नैरो गेज इसको मान लेते हैं, ये नैरो गेज लाइन है, ये ब्रॉड गेज लाइन है, ठीक है। तो जो लाइनों को क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करना है, इसकी बात हो रही है। अगर हमारी लाइन ये है और बीच में यहाँ पे साइड रोड आ गया, मतलब स्टेशन आ गया और लाइन को क्रॉस करना है, तो अब लाइन हमारी इधर से इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो इसको क्रॉस करते समय ध्यान देना है इधर, ठीक।
और सपोज ये आपका साइड हो गया दोनों टाइप, ये लाइन हो गई, और साइड के बाहर से हमें लाइन को क्रॉस करना है, मतलब ये स्टेशन है और ये लाइन आगे तक है, तो इधर से क्रॉस करना है, तो उसकी बात हो रही है। स्टेशन के बाहर और स्टेशन के अंदर, मतलब उसके अंदर से जाना है। ये आपका स्टेशन इधर से इधर है, इसके अंदर से जाना है तब। इसके बाद बात आती है गार्डिंग की। रक्षण व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए रेलवे लाइन में। उसके लिए हम यूज करते हैं लैचिंग। अब लैचिंग क्या है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा।